लास्ट टाइम हमने पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अ, वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बात हमारी लास्ट क्लास में चल रही थी सेक्शंस के हवाले से। हमने सेक्शंस पढ़े थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आज जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना वो हो गई हैं तकरीबन। तो बाकी चीज़ें छोटी छोटी बातें हम ग्रुप में एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करेंगे। और मेरा ख्याल था कि आज मैं कुछ रिसर्च के हवाले से कुछ चीज़ों को भी टच करूं ताकि आपका एक तो मौजू बदलेगा तो ज़रा जहन भी फ्रेश हो जाएगा। तो एक ही मौजू पढ़ पढ़ के इंसान बोर हो जाता है ना। तो वर्ड में आप लोग ज़रा जो है ना उसको इस्तेमाल में जितना लाएंगे आपके सामने उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी। वो सवालात आप लोग स्क्रीन शॉट के साथ भेज दिया करें ग्रुप में। कोशिश होगी अगर मुमकिन हुआ मुख्तसर जवाब हुआ तो आपको वहीं पे जवाब दे दिया करूँगा। कोई अहम चीज हुई तो उसके लिए एक छोटी मोटी क्लास रख लिया करेंगे बाद में। तो मेरी आप स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? जी शो हो रही। जी अच्छा, ठीक है। तो मैं आपके साथ देखें ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं जो हम अपने रिसर्च के लिए यूज करते हैं। यानी हम जो कुछ लिख रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो उसके लिए हमारे रिसर्च के लिए हमें कुछ इजाफी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमें हमारी मदद करती हैं अपने रिसर्च को काम को वो करने के लिए मजीद बेहतर बनाने के लिए ना। तो उसका तरीका मुख्तलिफ चीज़ों के अगर आपको आते हों तो आपका काम जो है ना वो फास्ट भी हो जाता है और आप जो है उससे बहुत सी चीज़ें आपको उसमें आसानी पैदा करती हैं। मैं कोई फाइल ढूंढता हूँ जो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के तौर पे कराऊँ। फर्ज कर लें कि एक कोई भी आर्टिकल आप लेते हैं। मसलन ये एक किताब है, इसमें से आपने अपने लिए कुछ मवाद लेना है। ठीक है, ये आप टाइप करेंगे एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर और उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि आपके पीडीएफ के अंदर ही कोई टूल मौजूद होगा जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। ठीक है, जैसे इसके मैंने यहाँ पर ये कैमरा वाला ऑप्शन किया और मैंने स्क्रीनशॉट ले ली। लेकिन आपको एक ऐसा शॉर्टकट मैं बताता हूँ कि आपके पास कोई भी टूल ना हो तो आप उस शॉर्टकट के जरिए जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वो है आ, ये जो है कंट्रोल शिफ्ट और एस। ठीक है, नहीं सॉरी, कंट्रोल नहीं, विंडो की, विंडो की जिस पे विंडो बनी होती है ना वो वाली की। ठीक है, शिफ्ट और एस, स्क्रीन
शॉट इन विंडोज। विंडो में आप, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में काम करते हुए कहीं भी आप बगैर किसी सॉफ्टवेयर को ओपन किए किसी भी स्क्रीन पे आप मौजूद हों, आप सिर्फ विंडो शिफ्ट और एस करें और आप वो जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये एक स्क्रीनशॉट लिया और फिर मैं उसको कंट्रोल वी कर दूंगा। कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया। अब जहां भी आपने उसको वो स्क्रीनशॉट डालना है, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो स्क्रीनशॉट पेस्ट हो जाएगा। अब इस स्क्रीनशॉट से आपने निकालना है टेक्स्ट। इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो आपने टेक्स्ट निकालना है। फर्ज कर लें कि आपने ये एक मैंने यहाँ से लिया था, ठीक है, और इसको मैं कहता हूं कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, या मैंने शिफ्ट विंडो एस किया और मैंने यहाँ से इसको कट किया। ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट जब आप शिफ्ट विंडो एस करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट का एरिया डिफाइन करके, यानी कि उस एरिया को लेफ्ट की दबा के अगर आप करेंगे तो जितना एरिया आपको चाहिए उतने का आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अब ये स्क्रीनशॉट आपने करना है, आ, इसको आपने एक सॉफ्टवेयर होता है गूगल कीप के नाम से। ये गूगल कीप आपको कहाँ मिलेगा? ये आप जब अपने गूगल क्रोम खोलते हैं तो उसमें आप जब ये डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पे कीप के नाम से एक होगा ऑप्शन। आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कीप डॉट डॉट गूगल डॉट कॉम। आप चाहें तो कीप डॉट गूगल डॉट कॉम लिख के भी एंटर करके ला सकते हैं इसको। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी किसी भी जीमेल की आईडी से लॉगिन हो पहले। ठीक है, मेरी आईडी लॉगिन है पहले से। तो ये मेरे जो मुख्तलिफ मैंने जो स्क्रीन अपना इसमें नोट्स, ये बेसिकली नोट्स के लिए, ठीक है, ये नोट्स लिखने के लिए आप अपने नोट्स लेते हैं और इसमें सेव करते हैं बाद में, और ये इसके लेबल्स दे देते हैं। लेकिन हमारा काम गूगल की पे नोट्स से ज़्यादा ये भी ज़रूरी है, आप अपने अपने जैसे जिस थीसिस पे जिस आर्टिकल पे काम कर रहे हो आप उसका कोई एक लेबल यहाँ से दे सकते हैं। मसलन मैंने एक लेबल लिखा कि ये पुराने लेबल हैं और मैं एक नए लेबल का नाम लिखता हूँ, माय न्यू थीसिस। ठीक है, और मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये लेबल जब यहाँ लग गया तो अब ये जो जितने भी मेरे काम होंगे ये माय थीसिस में, जब भी मैं इसको लेबल माय थीसिस लगाऊंगा ये उसको एक इकट्ठे रखेगा। फिर मैं यहाँ से उस लेबल पे जाऊंगा तो वो इकट्ठे मुझे वो काम मिल जाएंगे। तो ये लेबल उनको इकट्ठा करता है, जिस जिसको आप जो जो लेबल देते जाएंगे वो उस लेबल के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना जो स्क्रीनशॉट था उसको मैंने यहाँ पेस्ट किया और थोड़ी देर वेट किया। थोड़ी देर वेट करने से ये हुआ कि जो इसने प्रोसेस करना था वो कर लिया। अब यहाँ पर एक डॉटेड ऑप्शन है, सही है, ये देखें यहाँ पे एक डॉटेड ऑप्शन है, इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है ग्रैब टेक्स्ट, ग्रैब इमेज टेक्स्ट, ग्रैब इमेज टेक्स्ट। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया टेक्स्ट की शक्ल में। सही है, टेक्स्ट की शक्ल में मेरे सामने ये आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं कंट्रोल सी के जरिए कॉपी करूंगा और अपने वर्ड में लाकर इसको कंट्रोल वी के जरिए पेस्ट कर दूंगा। अच्छा तरीका ये पेस्ट करने का, जब भी आप वर्ड में बाहर से कोई चीज पेस्ट करें आप इस पे राइट क्लिक करके और इस ए वाले ऑप्शन को कीप टेक्स्ट ओनली इस पे क्लिक करें तो इसके साथ जो इजाफी तस्वीरें या इधर उधर के कोई हिडन चीजें होंगी वो पेस्ट नहीं होंगी। बात समझ रहे हैं? वो जो इजाफी चीजें हैं वो इसके साथ पेस्ट नहीं होंगी। अच्छा,
एक ये ऑप्शन हो गया। एक ये है कि ये पॉइंट अलग अलग थे, इसने अलग अलग लाइन में इसको सेव कर दिया, लेकिन एक पैराग्राफ है जो आप, ये पैराग्राफ है, फर्ज कर लें ये वाला पैराग्राफ है, इसको मैं, इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूं कि इसका भी मैं टेक्स्ट निकालूं। सही है, वही विंडो शिफ्ट एस से मैंने किया इसको। ये मेरी इतनी आदत होगी कि मैंने सारे सॉफ्टवेयर छोड़ दिए, इसी से मैं करता हूँ। अब ये देखें, आपने क्या किया, थोड़ी देर वेट किया। जब वेट नहीं करेंगे तो ये जगह ग्रे आएगी, ठीक है ना। थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आप देखें एक्टिव हो गया। अब इसको आप करेंगे तो ये देखें, आपका ये पैराग्राफ इसमें हो गया क्या, ये पैराग्राफ आपका उसने टाइप कर दिया। अब इसमें थोड़ी बहुत करेक्शंस तो आप करते हैं, कभी कभी जो अल्फाज क्लियर नहीं होते वो ठीक नहीं टाइप होता, लेकिन 90% आपको ये टाइप करके दे देता है। थोड़ी सी आपको खुद कोशिश करनी होती है। अलबत्ता आपके इमेज के अंदर जो जो जुमला था, जैसे अब ये पूरा एक जुमला है, ये जो जुमला है, ये जो जुमला है, ये जो जुमला है, इनको अलग पैराग्राफ के तौर पे उसने लिया। अब पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ हर वो टेक्स्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आपने रवानी के साथ लिखा और आपने जब तक एंटर प्रेस नहीं किया वो एक पैराग्राफ समझता है उसको। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी काम होते हैं वो ज्यादातर पैराग्राफ के हिसाब से होते हैं। मसलन अगर आपने किसी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग देनी है आपने किसी चीज को, तो आप क्या करते हैं, एक मिनट में इसको उर्दू कर दूं। आपने ये एक पॉइंट लिखा, फिर एक ये दूसरा पॉइंट लिखा, ठीक है। अब जब तक मैं इंटर नहीं दबाऊंगा ये एक ही पैराग्राफ होगा, फिर ये सही है। ये अब ये तीन पैराग्राफ मैंने टाइप किए हैं, एक 3 लाइनों का, एक 2 लाइनों का, एक एक लाइन का। अब मैं जब यहाँ से वो करता हूं तो ये देखें इसने तीन, इसको सिर्फ 3 पॉइंट दिए। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो पैराग्राफ आप लिखते हैं तो वो उसे एक एक उसके तौर पे शुमार करता है। तो लेकिन क्या हुआ कि हमने ये जो टेक्स्ट कॉपी किया, इसने पैराग्राफ को एक के तौर पे कॉपी नहीं किया, बल्कि इसने हर लाइन को अलग पैराग्राफ के तौर पे, अगर मैं इसको अभी देखें नंबरिंग देता हूं तो ये हर एक को अलग अलग नंबरिंग देगा, जबकि ये एक ही पैराग्राफ है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये इसे पैराग्राफ के तौर पे देता है। तो हर हर पैराग्राफ के आखिर में एक खुफिया कोड होता है जो वर्ड को ये बताता है कि ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। और इसी तरह एक और भी अ, होता है, जो पैराग्राफ के अलावा एक और जो एक ही कनेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल पहले हम पैराग्राफ को वो करें। पैराग्राफ को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पैराग्राफ कहाँ से खत्म हो रहा है, आप यहाँ से इसको जब आप क्लिक करते हैं हिडन वाले कैरेक्टर को, ये वाला हिडन कैरेक्टर, तो आपको खुफिया कोड भी नजर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये जो निशान है, ठीक है, ये जो निशान है इसको पैराग्राफ मार्क कहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ मार्क, ये जो पैराग्राफ मार्क है, इससे आपको पता चलता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो यहां से पैराग्राफ खत्म हो गया, या आखिर में जब ये होगा पैराग्राफ मार्क, पैराग्राफ मार्क। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि इस जुमले में इसने क्या किया है कि इस जुमले का इसने यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो गया, इसका यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो गया यहाँ, हालांकि ये सारे क्या हैं, ये एक पैराग्राफ है। अब इसको हमने कैसे एक पैराग्राफ बनाना है, हमने इसके आखिर में जाकर इस पैराग्राफ मार्क को डिलीट करना है।
जैसे ही हम डिलीट की प्रेस करेंगे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। अब ये देखें, अब इनके दरमियान ये जो छोटे छोटे डॉट हैं, ये शो कर रहा है कि ये स्पेस है, इसके अंदर स्पेस दिया है आपने। इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट में कोई उल्टी सीधी कोई चीज किसी ने टाइप की हो जो आपके टेक्स्ट के अलावा हो, तो आपको पहचान हो जाएगी। देखें, टैब का ये निशान है, टैब। स्पेस का ये छोटा सा निशान है, डॉट। और ये जो है पैराग्राफ का निशान है। समझ रहे हैं? और ये एक निशान है, एरो, इसको कनेक्टिंग पैराग्राफ कहते हैं। लेकिन ये क्या है, ये कनेक्टिंग पैराग्राफ क्या है कि इसकी लाइन जो है वो क्या हो रही है, इसकी लाइन नीचे जा रही है, लेकिन पैराग्राफ का हिस्सा ही रहेगा। सर ये ये कहाँ कभी से कभी, आया है? जी, ये क्या जब मामला आप, है? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। ये आया है जब आप शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं। मसलन मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है। जी मैंने कहा यहां पर मेरा मौजू खत्म हो रहा है, और ये यहां पर बड़ा मिसमैच किस्म का लफ्ज, ये लफ्ज लग रहा है, या ये लफ्ज नीचे चला जाए तो ये नीचे वाला जुमला जरा ज्यादा बेहतर मानी देगा। तो मैं इसको शिफ्ट इंटर के साथ जब प्रेस करता हूं तो क्या होता है कि ये जुमला यहाँ पर मुकम्मल यहाँ पे हो गया, और ये इधर नीचे चला गया, इसने इसको मुकम्मल किया। मतलब इसके कई मकासद हो सकते हैं, ये मैंने एक मकसद आपके सामने बयान किया है कि अगर आपने अपने पैराग्राफ को कायम रखना है, पैराग्राफ को तोड़ना नहीं है, लेकिन पैराग्राफ के हिस्से को पैराग्राफ के अंदर मुख्तलिफ लाइनों पर सेट करना है, तो आप शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं। आप देखें, ये जो हमारे क्लास के दौरान इजाफी चीजें आती हैं, इसको आप नोट किया करें। ठीक है, जी अब क्या है कि शिफ्ट शिफ्ट एंटर शिफ्ट ठीक एंटर की से क्या होगा, टू गो टू नेक्स्ट लाइन इन पैराग्राफ, टू मूव टेक्स्ट, टू गो नहीं, टू मूव टेक्स्ट, टू मूव टेक्स्ट नेक्स्ट टू कर्सर टू नेक्स्ट लाइन इन द सेम पैराग्राफ, इन द सेम पैराग्राफ। अब इसका तशरीह क्या बनेगी कि शिफ्ट एंटर क्या करता है कि आपके टेक्स्ट को जो कर्सर से आगे आ रहा है, यानी इस कर्सर के बाद वाला जो टेक्स्ट है, उसको नीचे ले जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, उसी पैराग्राफ में रहते हुए, उसी पैराग्राफ में रहते हुए। ठीक है, अगर आप सिर्फ एंटर प्रेस करते हैं, ओनली एंटर की विल स्टार्ट न्यू पैराग्राफ, बट शिफ्ट एंटर विल नॉट स्टार्ट द न्यू वन, बट इन द सेम पैरा। समझ रहे हैं? शिफ्ट एंटर जो है वो नया नहीं स्टार्ट करेगा, उसी पैरा में रहते हुए करेगा। सर सेव या सेम? सेम सेम, सेव लिख दिया है। सेव लिखा है सर। अच्छा, हाँ सर, सॉरी, सेम, सेम पैरा। तो इसके अपने, अब ये मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी आप कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं, आपने देखा होगा, आपने एक सफा टेक्स्ट कॉपी किया, तो जब आप उसको नंबरिंग देते हैं तो वो एक ही नंबर पूरे टेक्स्ट को दे देता है। आप जो भी वो कर रहे थे उसको एक ही वो पैराग्राफ समझ रहा होता है, और पैराग्राफ आपका फर्ज कर लें कि 10 पेजेस पर था, वो एक ही पैराग्राफ है। तो उसको तोड़ने का तरीका क्या है कि आप उसको उस लाइन के साथ तोड़ दें कि जो इस तरह का निशान आ रहा है ये। ठीक है ना? या उसको तोड़कर नीचे वाले टेक्स्ट को ऊपर उसके साथ जोड़ने का क्या तरीका है, दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है,
यानी पैराग्राफ के अंदर अगर, जैसे अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जब हमने इसको कॉपी किया था, तो ये अलग अलग पैराग्राफ थे। हमने इन सब पैराग्राफ को जोड़ना हो तो हम एक साथ कैसे करेंगे? अगर बड़ी डॉक्यूमेंट है उसमें हमने करना है और हमने एक एक पैराग्राफ को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? और अगर हमने पैराग्राफ को तोड़ना है तो हम क्या करेंगे? सही है ना? जी तो सर। या हमारे हमने एक टेक्स्ट कहीं से कॉपी किया और यहां पर ये देखें दो दो पैराग्राफ के स्पेस आ रहे हैं। अक्सर ऐसे भी लोगों को पेश आता है मसला। अब आप क्या करते हैं, एक एक लाइन, फर्ज कर लें आपने 10 पेजेस कॉपी किए थे, अब आप हर लाइन पे जा रहे हैं, हर लाइन पे जा रहे हैं आप, और जो है ना आप क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं। मुश्किल हो रही है ना इस तरह। तो अगर आप जी सर। ये काम करेंगे जो मैं आपको बताता हूं, तो आपको ये आसानी से आप इसको वो कर लेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल H पे आएंगे, कंट्रोल H, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस ये एक ऑप्शन है। ये अक्सर लोगों के यहाँ पर एडवांस फाइंड में भी आता है, एडिटिंग में फाइंड, इसमें भी आता है फाइंड एंड एडवांस फाइंड यहाँ पर। ठीक है। और कंट्रोल H से भी आता है, यहाँ रिप्लेस के ऑप्शन पे आप आएंगे। ऊपर आपने ये फाइंड एंड रिप्लेस बड़े अच्छे काम करता है। मसलन आपने एक लफ्ज टाइप किया है पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही जैसा, लेकिन आप चाहते हैं उस लफ्ज की जगह कोई और लफ्ज इस्तेमाल करें। ठीक है। तो अगर आपने फर्ज कहें कि आपने आपने अपने डॉक्यूमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है और आप चाहते हैं कि ये सारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये एक इस निशान से बदल जाए, तो अगर आप ऊपर वो लिख देंगे और नीचे ये लिख देंगे, रिप्लेस करेंगे, तो ये बदल जाएगा। ये तो मैंने इसका मकसद बताया कि ये रिप्लेस करता है। जो आपने ऊपर बताया नीचे वाले को वो ढूंढ के, ऊपर वाले को ढूंढ के नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह रख देगा। तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इस मकसद के लिए यूज कर रहे हैं। जो इस वक्त हमारा मकसद है वो ये है कि इस पैराग्राफ के निशान को हमने क्या करना है, खत्म करना है। इस पैराग्राफ के निशान को हमने खत्म करना है। सही। तो हमने ऊपर पैराग्राफ का मार्क देने के लिए हमने इंग्लिश कीबोर्ड के साथ 6 को टाइप किया, 6, और एक स्मॉल p टाइप किया। ठीक है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ मार्क है, ये इस पैराग्राफ की जगह, अब इसकी जगह अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा तो ये उसकी जगह वो डाल देगा। मसलन मैं कहता हूं कि हर पैराग्राफ के बाद मैं कोई, फर्ज कर लें कोई निशान, ये निशान फर्ज कर लें मैं डाल देता हूं। अब ये हर पैराग्राफ को खत्म कर देगा और उसकी जगह ये निशान डाल के पूरे टेक्स्ट को जोड़ देगा। लेकिन अगर मैं इसको खाली छोड़ता हूं तो ये सिर्फ क्या करेगा, इस टेक्स्ट को जोड़ देगा। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा कि ये जो ये है ये सीन के साथ मिल जाएगी। ठीक है ना? और अगर ये नहीं मिलती तो वो बिल्कुल करीब लग जाएगी इसके। तो हम यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे, एक एक स्पेस दे देंगे ताकि एक स्पेस का फासला रहे वर्ड्स के दरमियान में। अब देखिए मैं इसको कहता हूं रिप्लेस, एक एक करके करता हूं तो ये एक एक करके करेगा, और अगर मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूं तो जहां जहां हुआ है वहां करेगा। और अगर मैंने सेलेक्ट किया हो तो एक दफा ये जहां सिलेक्शन है पहले वहां करेगा और फिर पूछेगा बाकियों में करूं, तो अगर आपने यस किया तो बाकियों में कर देगा, और अगर आपने कहा नहीं बस इतना तो नो। ये बात आप लोगों के समझ में आई? जी सर आगे। कि अगर आपने एक टेक्स्ट कॉपी किया कहीं से, जैसे मैंने ये कॉपी किया था,
ठीक है। और मैंने यहां पर इसको पेस्ट किया था, और इसने क्या कर दिया था इसको, कि इसको अलग अलग पैराग्राफ के तौर पे आपको दे दिया था। तो ये जो पैराग्राफ का निशान खत्म करना हो, क्योंकि हमने तो ये एक पैराग्राफ कॉपी किया है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एच करेंगे। कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस। ये शॉर्टकट की भी याद रखें। कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है। फाइंड व्हाट, में इसमें जो ढूंढना है, ये ढूंढने के भी काम आता है। इसमें जगह रखना है, उसकी जगह बदलना है। ठीक है। यस सर। अब क्या है कि आप कहेंगे ये पैराग्राफ मार्क है, ये बताता है कि आपके टेक्स्ट का पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। और, और अब नया पैराग्राफ इसके बाद होगा। ठीक है। और ये निशान आ रहा होता है जब आप हिडन वो करते हैं, इस वाले को करते हैं, तो हिडन ये निशान आ जाता है। और इसमें इन्होंने शॉर्टकट की भी इसकी यहाँ लिखी हुई, कंट्रोल के साथ स्टेरिक दबाएं। कंट्रोल के साथ स्टेरिक दबाएं तो क्या होता है देखें। नहीं, यहां पर तो नहीं कर रहा। बहरहाल इन्होंने शॉर्टकट की दी हुई जो कि यहाँ पे काम नहीं कर रही। खैर, ये इसलिए भी काम नहीं करती कि आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ चेंजेस करते हैं, मैं अक्सर चीजें बदलता रहता हूँ, तो उस वजह से भी बाज़ औक़ात वो चीज़ जब बदल जाती है तो फिर काम नहीं करती। उसको मैंने किसी और काम में लगा दिया होता है। अच्छा, तो अब ये देखें, ये जो पैराग्राफ है, आपने तो काम ले लिया गूगल कीप से, उसने आपको टेक्स्ट भी निकाल के दे दिया है, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि ये पैराग्राफ है। ठीक है ना। तो उसने आपको अलग अलग लाइन को अलग अलग पैराग्राफ में रख दिया। आपने उसको जोड़ना है तो आपने इस तरीके से किया कि ऊपर पैराग्राफ का मार्क किया, और नीचे अगर आप रिप्लेस की जगह कोई हर्फ डाल देते हैं तो वो हर्फ वहां लिख देगा हर पैराग्राफ के एंड पे, और दूसरा पैराग्राफ उसके साथ जोड़ देगा नीचे वाला। और अगर सिर्फ स्पेस करेंगे तो एक स्पेस डाल देगा, और अगर कुछ नहीं करेंगे तो उनको आपस में जोड़ देगा। ठीक है, ये देखें, इस पैराग्राफ को इसने जोड़ दिया है। आप अपने काम को सेलेक्ट करके करेंगे तो सिर्फ वहां तक आपका ये अप्लाई होगा। अगर आप नहीं करेंगे सेलेक्ट, तो वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा, और हो सकता है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट का हुलिया खराब कर दे, क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी और आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया था। तो आपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो वही उसका सिस्टम कर दिया जो आपने उस एक पैराग्राफ के साथ करना था। जी कमर साहब। कमर साहब कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ? सही है। ये पैराग्राफ था पहले। ये गूगल कीप जो है ना, ये पैराग्राफ के तौर पे नहीं करता था, बल्कि ये इस तरह के निशान के तौर पे करता था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके यहाँ गूगल कीप में ये निशान आ रहा हो तो भी आप इसको दूर कर सकते हैं। ये जो है, ये एक किस्म का कनेक्टिंग पैराग्राफ का निशान है। इसको, इसका नाम मेरे जहन से निकल गया, मैं आपको यहाँ फिर डाल दूंगा उसमें मैसेजेस में। अब देखें, ये जो है ये एक ही पैराग्राफ है, लेकिन ये तीन जगहों से
इसको तोड़ा हुआ है, यानी उसके टेक्स्ट को तोड़ा हुआ है इसी एक पैराग्राफ के अंदर। तो इससे नुकसान क्या होता है कि ये जो पैराग्राफ है, अगर फर्स्ट कर लें ये 3 पैराग्राफ थे और इसके साथ ये पैराग्राफ के निशान के बजाय इस निशान के साथ है, तो ये पैराग्राफ 3 नहीं, ये एक ही शुमार होगा। और हमने इसको क्या करना है, 3 पैराग्राफ करने हैं, फर्ज कर लो हमने इसको 3 पैराग्राफ करने हैं या 4। तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल H करेंगे। और आई थिंक कि मेरे जो यहाँ याद पड़ता है, ये एल का, छोटे एल का, छोटे एल, ठीक है, ये निशान है। ठीक। इसको हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन खत्म होके एक पैराग्राफ बन जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक स्पेस दे देंगे और ये इसको एक पैरा कर देगा, और हर दूसरे टुकड़े के दरमियान में एक स्पेस दे देगा। या एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि हम चाहते हैं कि नहीं, इसको अलग पैराग्राफ कर दे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कर देंगे, क्या कर देंगे, पैराग्राफ का मार्क कर देंगे। अब क्या करेगा, ये इसकी जो सिंगल पैराग्राफ था, इसको इसने पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया। रिप्लेस ऑल किया हमने, तो क्या हुआ, उसने 3 जगहों पर जो ये निशान थे, इसने क्या किया, उसको अलग अलग पैरा के तौर पर कर लिया। समझ रहे हैं बात को, इसने उसको उन 3 निशानों को अब अलग अलग पैरा कर दिया। तो ये क्यों मैंने आपको बताया, ये इसलिए बताया कि जब आप इंटरनेट से कोई चीज कॉपी करते हैं, तो ये मुमकिन है कि वो टेक्स्ट या चैट जीपीटी से कॉपी करते हैं, या किसी और एआई की जगह से कॉपी करते हैं, या आप गूगल कीप से कॉपी करते हैं, या आप टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू टेक्स्ट करके जो उसका टेक्स्ट कॉपी करते हैं। तो उसके अंदर पैराग्राफ आपस में जुड़े होते हैं, और वो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जब आप हिडन के अंदर जाते हैं और आपको अंदाजा हो जाता है, तो आपको पता चलता है कि ये तो आपस में जुड़े हुए हैं, ये सारा एक ही पैराग्राफ समझ रहा है इसको। तो अगर आप फर्स्ट कर ले एक पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, तो पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेता है, 10 10 10 के 10 पेज को। अगर आप नंबरिंग देते हैं, तो पूरे 10 के 10 पेज को एक नंबर दे देता है। तो आपने जो भी पैराग्राफ पे करना होता है, वो वो उस पूरे हिस्से पे कर लेता है। तो आपने क्या करना होता है, इसको अगर तोड़ना होता है, तो फिर ये जो कनेक्टिंग लाइन वाला पैराग्राफ का निशान था, या जो पैराग्राफ वाले निशान है, इसकी इसकी जो थ्योरी है उसको समझ लें। इसी तरह अगर एक से ज्यादा पैराग्राफ दिए हुए किसी टेक्स्ट में, और बहुत डॉक्यूमेंट में बहुत सी जगहों पर इस तरह का टेक्स्ट आपके पास कॉपी करने के बाद, ये चैट जीपीटी से अक्सर आपके पास जो टेक्स्ट कॉपी करते हैं ना, उसमें ये मसला आता है अक्सर, कि वो आपको बड़े बहुत ज्यादा स्पेसेस के साथ अक्सर चीज दे देता है। अब क्या करना है आपने, कि आपने सेलेक्ट किया, और जितने निशान आप करेंगे उतने निशान को ये कम कर देगा। मैंने कहा ये इस तरह करो कि ये 3 निशान को खत्म करके सिर्फ एक निशान कर दो। ठीक है, रिप्लेस ऑल किया, तो जहां पे 3 निशान थे, उन 3 निशानों को इसने खत्म किया, उसको एक किया, लेकिन जहां 3 से ज्यादा थे वो बाकी रहने दिए। ठीक है, कुछ समझ में आई ये वाली चीज। इसके जी जी ऊपर सर। मेरा टेक्स्ट, इमेज टू टेक्स्ट, इमेज टू टेक्स्ट एक क्लास है मेरी, उसमें मैंने डिटेल के साथ इस पे पूरी एक क्लास की हुई है, इमेज टू टेक्स्ट के ऊपर। कहाँ, तस्वीर, अब जैसे फर्ज कर लें कि यही एक फर्ज कर लें कि यहां से ही मुझे ये टेक्स्ट चाहिए। ठीक है ना, मैंने ये टेक्स्ट लिया, ठीक है, और मैंने इसको गूगल कीप में कॉपी किया। आप गूगल लेंस भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल पे ज्यादा अच्छा है। कंप्यूटर पे लेंस के लिए आपको पहले फाइल सेव करनी पड़ती है
पेंट वगैरह में जाके पहले उसको सेव करते हैं, फिर आप लेंस में उठाते हैं उसको। अच्छा, जैसे अब ये है, मैंने यहाँ से इसको ग्रैब इमेज टेक्स्ट किया, तो इसने जो भी इसके अंदर इमेज के अंदर टेक्स्ट था ये इसने मुझे लेके दे दिया। तो आप किसी वेबसाइट से जहां से टेक्स्ट कॉपी नहीं हो रहा हो, या उसकी तस्वीर में टेक्स्ट हो, वो भी आप या किसी इमेज से या किसी स्क्रीन से आप टेक्स्ट को लेकर यहाँ पर आराम से ग्रैब टेक्स्ट करके ये कर सकते हैं। मोबाइल में ये ग्रैब टेक्स्ट का ये ऑप्शन आता है, लेकिन पहले जब थ्री डॉट पे आप क्लिक करते हैं, पहले आप इमेज पे क्लिक करते हैं, जब इमेज सामने आता है फिर ऊपर थ्री डॉट आते हैं, उस थ्री डॉट में ग्रैब टू टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये मेरा इमेज टू टेक्स्ट का एक ये क्लास है। इसमें वर्ड की क्लासें भी हैं, पावर पॉइंट की भी हैं, आपने इजाफी जो अपने, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ पर इसकी लिंक दे देता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, इमेज टू टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये एक बात हुई इमेज टू टेक्स्ट, आप कोई भी टेक्स्ट आराम से इमेज में कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि चैट जीपीटी के हवाले से हमने कुछ थोड़ा सा, चैट जीपीटी या कोई भी एआई, अब ये देखें चैट जीपीटी डॉट कॉम भी है, सही है। इस पे आपको अपनी एक आईडी बनानी पड़ती है, बगैर आईडी की भी होता है लेकिन वो लिमिटेड काम करता है, आप अपनी आईडी बना के बस उस पे फिर लॉगिन किया करें। सही, अगर आप चाहें तो डीप सीक से भी ये काम ले सकते हैं, डीप सीक डॉट कॉम, डीप सीक डॉट कॉम पे जाके भी ये काम ले सकते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर इस पे क्लिक किया आपने, इसमें भी आपको आईडी बनानी पड़ेगी एक, अपनी आईडी बना लीजिएगा। मैंने आईडी का तरीका गालिबन चैट जीपीटी की मेरी क्लास है, इसमें गूगल चैट जीपीटी का आईडी बनाने का तरीका सिखाया हुआ है इसी अपने चैनल में, ठीक है। इसी तरह जेमिनी डॉट गूगल डॉट कॉम, ये एक है, जेमिनी गूगल की एआई है, ये भी आपको उसी तरह के काम करके देगी जो अभी मैं सिखा रहा हूँ। इन सब पे आप ये काम कर सकते हैं। ये तीन मैंने एआई आपको बता दिए, एक चौथी भी है ग्रुक के नाम से, ग्रुक, ग्रुक डॉट कॉम। ये कोई भी टाइप कर दें, चैट जीपीटी डॉट कॉम, ग्रुक डॉट कॉम, डीपसीक डॉट कॉम, जेमिनी डॉट गूगल डॉट कॉम, डॉक्टर साहब, इन सब में आप क्या जी जनाब। ये मैं पूछना चाह रहा था, इन चारों में से उर्दू अरबी काम के हवाले से ना ज्यादा ऑथेंटिक और बेस्ट कौन सा है? जी, अच्छा, ज्यादा काम तो मैंने देखा है कि चैट जीपीटी का ही अच्छा है, ग्रुक भी अच्छा काम करता है, जेमिनी भी बाज़ औक़ात बड़ा अच्छा काम कर लेता है। लेकिन बहरहाल चैट जीपीटी का अपना एक है, उसको अभी फिलहाल ये लोग इतने ताकतवर नहीं हुए। चैट जीपीटी के अपने फायदे हैं। एक और भी है परप्लेक्सिटी के नाम से, परप्लेक्सिटी डॉट एआई, इस पर भी आप आईडी बनाए। इसके तो आजकल परप्लेक्सिटी के अकाउंट मिलते हैं सालाना, 2,500-3,000 के भी मिलते हैं, 1500-1600 को भी मैंने कहीं देखा है। एक आध अकाउंट बंदा खरीद के रख ले, पूरा साल आप उसको यूज करें। इसमें ये कि बार बार आप इमेज बना सकते हैं इसमें, और बहुत इसका बड़ा एक परप्लेक्सिटी का एक बड़ा फायदा ये है कि जो चैट जीपीटी है ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट चीज अपडेट नहीं देता, बहुत ज्यादा लेटेस्ट अपडेट नहीं देता, कुछ पुरानी अपडेट्स देता है। लेकिन परप्लेक्सिटी हो गया, डीप सीक हो गया, या गूगल में, इन चीजों में आपको थोड़ा ज्यादा अपडेटेड मिलता है, लेकिन इसमें परप्लेक्सिटी सबसे बेस्ट है, जो बिल्कुल ये आपको लेटेस्ट चीज उठा के देता है, क्योंकि ये सर्च इंजन है एक किस्म का। सर्च इंजन मतलब ये कि ये चीज सर्च करके आपको देता है, ठीक है, और उसका लिंक भी दे देता है कि मैंने कहाँ से सर्च किया है। आपसे आपको इसका एक फायदा और भी होता है
कि जो जो इस इंफॉर्मेशन इसने जहां जहां से ली होती है, ये आपको उसका लिंक भी दे देता है। उससे क्या होता है कि आपने कोई अपना उन्वान कुछ लिखना है, तो आपको रेफरेंसेस चाहिए, हवाले चाहिए, तो आप उस लिंक पे जाके वो हवाला वहां से उठा लेते हैं। ठीक है ना, सिर्फ टेक्स्ट उठा के नहीं देता बल्कि हवाले। अब तो चैट जीपीटी ने भी शुरू कर दी है, लेकिन मैंने देखा है कि मुझे इसका बड़ा फायदा हुआ है परप्लेक्सिटी का। इसमें आपको लिंक्स वगैरह मिल जाते हैं। मसलन कोई भी एक जो है, कमर साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं? कमर साहब अपना माइक अनम्यूट करके बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो फर्ज कर लें कि मैं यहाँ ये पर खरीदना पड़ता है। हुज्जियत जो हदीस के ऊपर आप मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ। फर्ज कर लें हुज्जियत हदीस। ठीक है, मैंने कहा इस पर तहकीकी मवाद फराहम करें जिसमें हदीस, आयात और जो है क्या कहेंगे उलमाए कराम की मा- साथ में हवाला भी लिखिए। अब देखें ये कुछ अमल कर रहा है, उसमें आपको इसने बताया है कि मैं ये 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 तस्वीरें इस हवाले से आपको दिखा रहे हैं कि इसने देखी, ये सोर्सेज हैं इसके, जो जहां जहां से इसने इसको मिला। ठीक है ना, और ये इसने क्या क्या स्टेप किए ये भी आपको बता रहा है, मैंने पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। ठीक है, और यहाँ पे इसका आपका आंसर दे रहा है। इस आंसर में आपको इसने बताया कि कुरान और हदीस और उलमा की आरा की रोशनी में हुज्जियती हदीस, इसने बाकायदा इसका हेडिंग दे दी। फिर इसमें इसने आयात कुरानी से इस्तिदलाल दे दिया, फिर अहादीस नबवी से बता दिया, साथ में इसका हवाला भी दे दिया। और हवाला के साथ देखें लिंक भी इसने दे दिया, लिंक ये देखें कि ये मैंने कहाँ से उठाया है। मिनहाज से उठाया, किताब सुन्नत से उठाया और दारुल उलूम देवबंद से उठाया। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसने हवाला दिया है। इस हवाले को आप मजीद भी आप अब ये देखें, इसने जो चीज दी है ये ज्यादातर इसने लिंक्स उठा के दिए हैं, मगर इसको आप बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये एक अलग मौजू हमारा बन गया कि हमने चैट जीपीटी से या किसी भी एआई से हमने तहकीक कैसे करनी है। ये तो इसने उठा के मवाद हमारे सामने रख दिया, इसमें कुछ हवाले भी हैं, कुछ हवाले नहीं भी हैं, और हमने इससे कैसे लिखवाना है ये भी आपने इसको करना है। तो इसमें आपने कुछ बातें अपने जहन में रखनी है। अगर वो बातें आप अपने जहन में रखेंगे तो आप इससे ज्यादा काम ले सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी आप इससे सवाल करेंगे, आपके सवाल के अंदर आपकी बात की पूरी वजाहत होनी चाहिए। ये अपने पास नुकात नोट करें अगर कर सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो मेरे इस लेक्चर से ये नुकात निकाल के मुझे असाइनमेंट के तौर पे दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि आप अपने सवाल की पूरी वजाहत करें, नंबर एक। नंबर दो ये कि आपके सवाल के अंदर आपकी बात अमूमी बात नहीं होनी चाहिए, आम सी बात नहीं होनी चाहिए, आम सा सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, आपके सवाल के अंदर इस्तिलाहात मौजूद हों। लेकिन ये इस्तिलाहात कोशिश करें कि आपका सवाल एक ही मसले पर हो, बहुत सारे मसले एक ही सवाल के अंदर ना पूछें। ये तीसरा नुक्ता है, बहुत सारे मसले एक ही सवाल के अंदर नहीं पूछें, ताकि ये आपको एक ही चीज पर फोकस होके आपको सही नताइज निकाल के दे सके।
तो आप पहले आपका सवाल वाज़ेह होना चाहिए। दूसरा, आपके सवाल में उस मौजू के मुतालिक, जिस मौजू से के मुतालिक आप बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर इस्तिलाह इस्तेमाल की वो आपने। जैसे अब हदीस और हुज्जियत हदीस ये इस्तिलाह है, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे हदीस की हक्कानियत साबित करें तो शायद ये इसको इतना अच्छा मवाद आपको नहीं दे सके। लेकिन अगर आप हुज्जियत हदीस लिखेंगे तो इसको पता चल जाएगा ये कि ये कोई टर्मिनोलॉजी है। इसको, ये हुज्जियत हदीस डायरेक्ट उन किताबों में ढूंढेगा फिर। तो ये हुआ कि आपने अपने सवाल के अंदर इस्तिलाह इस्तेमाल करनी है, और आपका सवाल ऐसा होना चाहिए कि आपने उसके अंदर ये बताना है कि जो मेरा ये सवाल है ये किस नौइयत का है। ये चौथा नुक्ता हो गया, किस नौइयत का मेरा सवाल है। नौइयत से मुराद ये कि आया कि ये सवाल कोई तहकीकी मौजू के लिए आप लिख रहे हैं, या ये सवाल आप किसी अ, तकरीर के लिए लिख रहे हैं, या ये सवाल आप किसी डिबेट के लिए लिख रहे हैं। ठीक है ना, यानी मुकाबला जो होता है, तकरीरी मुकाबला या कोई भी चीज, या आप ये सवाल कोई तकाबिल अदयान के तौर पे लिख रहे हैं। तो आप अपने सवाल की नौइयत भी वाजे करें उसको, कि आप उसको ये बोलें कि आपके सवाल का मकसद क्या है। मकसद की वजाहत बहुत जरूरी है आपके सवाल के अंदर। क्योंकि एआई पे आप, एआई बेसिकली क्या है, एआई एक ऐसा इल्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत, एक ऐसी चीज है कि जिसके पास एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इल्म पढ़ा हुआ है, और उस इल्म तक रसाई वो कर सकता है। लेकिन आप उसको जैसे रसाई का कहेंगे वो वैसे ही रसाई करेगा। अगर आप उसको सरसरी बात करेंगे तो वो सरसरी सी चीजें उठा के दे देगा आपको। अगर आप उसको गहराई में बात करेंगे तो वो गहरी बातें करेगा आपके साथ। ठीक है ना। इसी तरह आपने सवाल का की वजाहत और सवाल का मकसद, और आपने सवाल की सतह, सतह का भी आपने बताना है। सवाल किस सतह का है। आया कि वो सवाल किसी स्कूल के बच्चे के लिए आप पूछ रहे हैं, या वो सवाल किसी तहकीकी मकाले के लिए पूछ रहे हैं, या वो सवाल आप कोई किसी जो है वो किसी गैर मुस्लिम के साथ बहस के लिए पूछ रहे हैं। जैसे आप उसके अंदर जो है वो आप उसकी सतह बताएंगे ना, सतह, उस सतह का आप पीएचडी स्कॉलर के तौर पे पूछ रहे हैं, एक आलिम के तौर पे पूछ रहे हैं, एक आमी के तौर पे पूछ रहे हैं, एक डॉक्टर के तौर पे पूछ रहे हैं, एक मरीज के तौर पे पूछ रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने उसकी जो है वो रोल भी बताना है। रोल, रोल क्या हो। आप उसको कहें एक फकीह, एक आलिम, एक मुहद्दिस, एक मुफस्सिर के तौर पर इस बात की तहकीकी, इसका तहकीकी मवाद मुझे दें, जिसमें आप मेरे इस सवाल की ये बातें हों जो इस्तिलाहात की सूरत में आप उसको बोलें, और ये इस नौयत का सवाल हो। ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपके सवाल के असल में बज़ाहिर यहाँ पर कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, एक 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 छोटा सा बॉक्स है और उसके अंदर आपने कुछ लिखना है। लेकिन आपके लिखने के अंदर सारी चीज पोशीदा है। वो कहते हैं ना, आधा इल्म जो है ना वो सवाल होता है। आपका सवाल जितना वाजे होगा, आपका आपका इल्म उतना जो है आपको बेहतर नताइज आपको मिलेंगे। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको ये बताना है कि अब लिखना किस तर्ज पे। ठीक है ना। यानी आपने उसको इस्तिलाहात का भी बोल दिया, आपने उसको
नोयत का भी बता दिया आपने, उसको रोल का भी बता दिया आपने, उसको सतह का भी बता दिया, हर चीज का बता दिया, लेकिन आपने उसको ये नहीं कहा कि इसको लिखना किस अंदाज में आया, कि ये साइनॉप्सिस है, ये थीसिस है, ये अबवाब बंदी है, ये क्या चीज है, ये खुलासा है या ये तफसीली मजमून है, इसमें तमहीद लिखनी है कि नहीं लिखनी, इसको वजाहत के साथ लिखना है या इसको मुख्तसर लिखना है, या इसको नुकात की शक्ल में लिखना है, या इसको जो है ना पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, इसकी हेडिंग्स देनी है कि नहीं देनी है, इसकी झेली उन्वानात देने हैं कि नहीं देने, इसके हवाले किस तर्ज के देने हैं आपने, हवाला शिकागो मैनुअल में होना चाहिए या, लेकिन ये सारी बातें आप कोशिश ये करें कि आप एक सवाल में सब कुछ जमा ना कर दें। पहले आप एक चीज गहरी नोयत की इसको बोलें, वो आपको निकाल के दे, फिर उसकी तरतीब और उसकी जो है वो तकसीम दूसरे मरहले में करें, उसके अंदाज के को तीसरे मरहले में करें। एक मरहले में आपकी एक, ये नहीं है कि आपने रिसर्च करनी है और आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा और उसने आपको साइनॉप्सिस लिख के दे दिया और आपने उठा के छाप दिया, बस नहीं, ऐसा नहीं है। आपने उसके मौजू के तारुफ के ऊपर अलग उससे बातचीत करनी है, उसको समझाना है मुझे कैसा तारुफ चाहिए, मैंने तारुफ के अंदर किस किस पहलू को की वजाहत करनी है, मेरी ज़रूरत और अहमियत किस नौइयत की मुझे चाहिए। अगर मुझे जायज़ा अदब अपने मकाले का चाहिए तो मुझे अपने जायज़ा अदब के हवाले से किस किस पहलू को देखना है। फिर मेरा मनहज तहकीक अगर है तो उस मनहज तहकीक में किस किस चीज़ का आपने लिहाज करना है। ये सब चीज़ें हैं। आप देखें बज़ाहिर ये बातें हैं, लेकिन आप इन बातों को आप अपने सवाल के अंदर डालें, फिर देखें आपको क्या मिलता है। आपका एक असाइनमेंट ये होगा कि आपने मुख्तलिफ किस्म के सवालात, एक तो 10-20 सवालात तैयार करने, जो मुख्तलिफ तहकीकी रिसर्च के लिए आप देते हैं उसको, और फिर ये कि आपने ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए ये करने हैं। ठीक है। आप इसमें देखें, एक बात याद रखिएगा, एआई गलती भी कर सकता है, एआई गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। एआई आप उससे एक मौजू पूछें वो किसी और मौजू पे भी जा सकता है। ये आपका काम है कि उसको साथ साथ गाइड करते रहें, उसको बोलते रहें कि नहीं ये वाली चीज नहीं, ये ऐसे करो, ये वैसे करो। फर्ज कर लो एक इसकी एक एक और चीज है कि ये जहां अटक जाए ना, बस इसके साथ मजीद बहस नहीं करें। फिर आप उस वाले चैट को खत्म करें, खत्म से मुराद है उसको छोड़ें और नई चैट स्टार्ट करें। ये सारे खुफिया नुकात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर ये नुकात आपको पता हो तो आप इससे बेहतर अंदाज में रिसर्च से फायदा ले सकते हैं इसके। इन नुकात को आप अपने पास जब लिख लेंगे, एक दफा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप उससे अच्छे नताइज हासिल कर सकेंगे। ठीक है। अगर ये आपको वो पार्शल चीजें भी दे देना, तो आपने क्या करना है, मसलन आपको इसने हदिया हदीस, आपने इसको एक हदीस दी, इसने यहाँ पे अरबी दी हुई है, लेकिन फर्ज कर लें आपको इसने अरबी नहीं दी, तो इसके उर्दू को पकड़ के आप उससे कहें इसकी अरबी मतन मुझे दे। या फर्ज कर लें आपके पास कोई मवाद है, आपने उसको अरबी में ढूंढना है, तो आपने इसको इसको बोला कि मुझे उसमें अरबी मतन में इसको दे दो, तो आप इससे तर्जुमा करा सकते हो। अब इससे आप क्या क्या काम करा सकते हो, आप इससे तर्जुमा करा सकते हो, आप इससे ट्रांसक्राइब करा सकते हो। ट्रांसक्राइब ये है कि आप उसको बोलें और ये लिख लें। आप इससे एक और ट्रांसक्राइब इसको भी बोलते हैं, कि आपने अरबी लिखी, इंग्लिश में लिखनी है अरबी, तो आप उसको बोल दो तो उसको खुसूसी हरूफ में ये लिख के देता है। मसलन आपने ये लिख दिया और मैंने उसको कहा कि राइट, आप अपने सवालात उर्दू में भी कर सकते हैं।
मैंने इसको कहा कि राइट इट इन रोमन ट्रांसक्रिप्शन इन रिसर्च स्टाइल। रोमन ट्रांसक्रिप्शन करो इसका, इसको अमूमन रोमन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं इसको। ये देखें कि इसने ये आपके सामने लिख के दे दिया, ये ए के ऊपर एक निशान सा है, ये अक्सर इंग्लिश में लोगों को जरूरत होती है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन भी करता है। इसी तरह ये आपकी इबारात पर हरकत वगैरह तश्कील वो भी करता है, और आपके इबारात से तश्कील को हटाता भी है। मसलन आपने इसको कहा कि इससे क्या करो, रिमूव तश्कील, और इसको इंग्लिश में डायक्रेटिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा रिमूव तश्कील, देखें इसने क्या किया, जबर जेर पेश उस पे से हटा दिया। अच्छा, ये आपकी अरबी इबारत को दुरुस्त भी कर सकता है लिखने के एतबार से, एक तो वैसे लिखने के एतबार से, एक लिखाई के एतबार से। असल में होता ये कि हमारे बहुत सारे लोगों ने अरबी को उर्दू में टाइप किया होता है, जबकि जब आप उसको अरबिक ट्रेडिशनल फॉन्ट में लेके जाते हैं तो वो टूट फूट जाती है, ठीक है। आपने उसको बोला, वो इबारत आपने इसको पकड़ाई और आपने इसको बोला इस तरह करें कि ये जो इबारत है इसको आप अरबिक ट्रांसक्रिप्ट में लिखें या अरबिक में लिखें, अरबिक अल्फाबेट में लिखें। तो ये क्या करेगा, ये उसको अरबिक जो उसके हरूफ है उसमें लिख लेगा, उर्दू के हरूफ के बजाय अरबी हरूफ में लिख देगा। उससे क्या फायदा होगा कि आपकी वो जो इबारत है वो अरबी, अगर आपने वो इबारत कहीं इंटरनेशनल देनी है ना, आपके यहाँ पाकिस्तान में तो वो चल जाती हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल आपने किसी को अरबी का मकाला या साइनॉप्सिस देने हो या कुछ अरबी का कुछ लिख के देना हो, तो वो आपको लाजमन जो है वो अरबी फॉन्ट्स के अंदर और अरबी जो हरूफ है उसके अंदर देना होगा। मसलन या के नीचे जो दो नुक्ते होते हैं और काफ के साथ जो इसका काफ जिस तरह इसका होता है, या इसके अंदर एक और या बगैर नुक्तों वाली जो होती है, और वो हमजा वगैरह और इस टाइप की चीजें। तो ये चीजें ये आपको ये अरबी हरूफ में डाल के देगा, तो आपने इसको कहना है कि ये आपने क्या करना है, अरबिक उसमें लिखना है, तो ये आपको उस अरबी में लिख के दे देगा। तो देखें बहुत बड़ी खिदमत है ये कि आपको करके दे रहा है। तो आप इससे अपनी इबारात को ठीक कर सकते हैं, आप अपनी इबारात के ऊपर जबर जेर पेश डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सर्फ और नहव का भी इतना माहिर नहीं है, तो ये जबर जेर पेश में गलती कर सकता है। लेकिन आपका अगर 80%, 90% काम ये कर दे तो बाकी काम आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपकी अरबी अच्छी है। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है कि आपको जो है ना वो हरकत डाल के दे दे, तश्कील करके दे दे इसकी। और इसी तरह अगर कहीं आपने इसको हटाना हो तश्कील, तो वो भी आप हटा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ट्रांसलेशन आप इससे कर सकते हैं, कोई आपको खास जुमले लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको बोल दें ट्रांसलेट। हाँ, ट्रांसलेशन के अंदर आप उसको ये बोल सकते हो कि ये ट्रांसलेशन किस नौइयत की, ये ट्रांसलेशन किसी बच्चे के लिए करनी है, ये ट्रांसलेशन किसी रिसर्च के लिए करनी है, ये ट्रांसलेशन नॉर्मल करनी है, या इसको कोई और तरीके से टोन देना है, कोई मजाहिया टोन देना है, कोई संजीदा टोन देना है। तो टोन भी एक इसके अंदर एक जरूरी चीज है। वो आप ट्रांसलेशन कराएं या लिखवाएं, दोनों सूरतों में आप उसको बोलते हैं। अगर आप उसको कहते हैं कि आप इस तरह करो कि मुझे ये मवाद ढूंढ के दो जो 5 साल के 5वीं जमात के बच्चों के लेवल का हो, या ये पीएचडी लेवल का हो। सही है, बात समझ रहे हैं शकील साहब जी, पूछे। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, बस क्लोजिंग का टाइम भी करीब है। एक साथी ने सवाल भी पूछा हुआ है कि जो अच्छा, ये मैंने सॉरी एआई, मैसेजेस नहीं देखे। हाँ जी, नहीं या चैट बॉक्स में ही वो किया है, तो इसलिए मैं आपसे करके वो बस फिनिशिंग की तरफ जाते हैं कि ये जो एआई से जनरेटेड मवाद होता है, हम अपने थीसिस में या आर्टिकल्स वगैरह में हम जो ऐड करते हैं, तो ये प्लेजरिज्म के अंदर वो उसका है कोई सिस्टम इनका? ये अच्छा सवाल है। और उर्दू में आपके प्लेजरिज्म तो आती है, लेकिन वो चैट जीपीटी की वजह से नहीं आती, वो उसने जहां से मवाद उठाया होता है उसकी वजह से आती है। हम्म, जी। ठीक है। जी। उर्दू में एआई को अभी चेक करने का सिस्टम नहीं आया, जब तक नहीं आया है मौजे करें।
खूब लिखवाएं उससे। ठीक ऐसे है ही। ना? जी। खूब लिखवाएं उससे। और इसके अलावा एक बड़ी, यानी कीमती टिप ये दे रहा हूँ कि आपके मकाले के अंदर जहां जहां प्लेजरिज्म आया हो, उस प्लेजरिज्म वाला टेक्स्ट उठा के आप इसमें डालें और उसको बोलें पैराफ्रेज कर दो उर्दू में जी जी, बिल्कुल। या अरबी में। वो आपको अरबी या उर्दू में पैराफ्रेज करके दे देगा और उससे आपका प्लेजरिज्म रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। इम्कान है, ये भी है कि वो ज्यादा हो जाए, क्योंकि टर्निटिन को आप नहीं समझते कि इसके पास क्या है क्या नहीं है। तो आप जब प्लेजरिज्म को रिमूव करते हैं तो वो एक स्टेप में नहीं रिमूव होता, वो आपको कई दफा उसको रिमूव कर करके और फिर रिपोर्ट उठाते हैं, फिर करते हैं, फिर रिपोर्ट उठाते हैं, आखिर में कहीं जाके आप सेट कर लेते हैं उसको। लेकिन ये मैंने आपसे ये आपको एक खुफिया बात बता दी कि ये जो आपके उर्दू है ना, उससे आप यहाँ पे, बल्कि आप इससे कोशिश किया करें कि अपना मवाद जो है इससे लिखवाया करें। लेकिन करें कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी, यानी उसकी जो तस्दीक है, वो आप लाजमी किया करें। तस्दीक के लिए आप मकतब शामिला की तरफ जाएं, आप गूगल पे उसी मवाद को सर्च करें और उस हवाले से हवाले आप लिंक से उठाएं। इसलिए मैंने परप्लेक्सिटी को ज्यादा आपको बोला कि परप्लेक्सिटी आपको अक्सर वो लिंक्स भी देता है, आप उन लिंक्स पे जाते हैं तो वहां उन्होंने हवाला दिया होता है। और अगर आपको अरबी का थोड़ा सा भी मतन मिल जाए तो उसको आप शामिला, मकतब शामिला में उसको पूरा मतन आप हासिल कर सकते हैं। मकतब शामिला के लिए वेबसाइट है shamila.ws। आप वहां पर डायरेक्ट ऑनलाइन भी ये चीज सर्च कर सकते हैं, शामिला के अंदर किताबों में shamila.ws। यानी आपको शामिला इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आप शामिला को ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं किताबों के लिए। मेरे अक्सर ये आलाम वगैरह अमाकिन वगैरह की जरूरत होती है, तो जो मैं उनकी किताबें खोल लेता हूँ और बस उसी में सर्च कर लेता हूँ, वहीं से मवाद उठाता हूँ, उर्दू में उसको ट्रांसलेट करता हूँ और बस उसी का हवाला लिख के डायरेक्ट। तो अब देखें आपके, यानी ये आपने क्या करना है, एक टूल से काम नहीं लेना है, बहुत सारे टूल होंगे आपके। मेरा मकसद समझ गए होंगे आपके। आपने इन सब चीजों को मिक्स करके आपने काम करना है। कहीं से टेक्स्ट उठाया, उसको इमेज टू टेक्स्ट किया, कहीं से उसका हवाला चेक किया, कहीं से आपने उसके मतन को बेहतर किया। मतन आप यकीन करें कि चैट जीपीटी आपसे अच्छा लिख सकता है। आप अपने आइडियाज चैट जीपीटी से लें, आप उसको बोलें ये मैं लिखना चाह रहा हूँ और इस मौजू पे इस पहलू को वजाहत करना चाह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या अल्फाज करूं, वो आपको बता देगा। अपने जुमलों में बोलें, अपनी आवाज में बोलें, मतलब अपने टोन में कहें उसको। लेकिन क्या है, मैंने आपसे क्या कहा कि सवाल आपका गहरा होना चाहिए, नोयत उसको वाजे होनी चाहिए, इस्तेलाह आपने इस्तेमाल की हो, उसको पता हो कि ये इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि वो बात आम सी बात भी होती है, वो किसी और बात पे भी, वो कोई और बात भी हो सकती है, कोई वो लफ्ज किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जब आप इस्तिलाही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और आप उसके साथ वजाहत करेंगे कि इस्लामी इस्तिलाह या फिकी इस्तिलाह है या तफसीर की कोई इस्तिलाह है या हदीस की कोई इस्तिलाह है, तो वो आपको फिर वही चीज निकाल के देगा जो जो उससे मुतल्लिक है, इधर उधर की चीजें नहीं देगा फिर आपको। तो उम्मीद है कि एआई की थोड़ी बहुत समझ बूझ आपको जहन में आ गई होगी। इसकी मजीद तफसील के लिए, इसकी छोटी छोटी चीजों के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मेरे इसी के अंदर जो है वीडियोस में चैट जीपीटी की क्लासें भी हैं, 1-2 घंटे की क्लास है। ये 2 क्लासें आप देख लें और एक ये क्लास है आप देख लें। ठीक है, ये आप दोनों देख लेंगे और ये देख लेंगे तो आपको चैट जीपीटी के हवाले से बहुत सी चीजें ऐसी पता